जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जिसमें जीके होगा, साइंस, मैथ्स, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। तो पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यान से लगाइएगा। ये सुपर प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, संपर्क विधि से H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है V2O5। कौन सा उत्प्रेरक है? V2O5। अगर आपसे पूछे जो अमोनिया का निर्माण विधि है हैबर विधि, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अमोनिया के निर्माण में किस विधि का इस्तेमाल होता है? हैबर विधि। तो हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है? तो फेरस का, याद रखिएगा, फेरस का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाइपो का सूत्र क्या है? चलिए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर बताइए। हाइपो का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है Na2H2O3 × 5H2O। ये हाइपो का फॉर्मूला है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, Na2H2O3 × 5H2O। ये एक्चुअल में है क्या? तो सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। आगे देखिए, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और आप लोग पूरा सेट को लगाइए। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है, यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है, पाइसम सटाइवाम। ये हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है। मक्का का वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या है? तो मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। जिया मेज, ये मक्का का वैज्ञानिक नाम है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम पूछे तो यहाँ पर लिख देते हैं ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स, ये सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम पूछे तो टिट्रिकम एस्टिवम। टिट्रिकम एस्टिवम, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। और हरी मटर का यहाँ पर देखिए लिखा है पाइसम सटाइवम। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक कौन सा है? चलिए, क्वेश्चन 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, ब्रोमीन भी है, ठीक है, हेलो कार्बन भी है। यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी जो है ये आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था 1987 में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो ओजोन परत क्षरणकारी पदार्थ के उत्पादन को कम करना। कब हुआ था? 1987 में। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे देखिए, चूज द वॉइस। यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, माई टीचर हैज़ टू टीच मी। इसका आपको पेसिव में बदलना है। तो एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ नियम है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मी को आगे करेंगे तो क्या बनेगा? आई। और यहाँ पर देखिए हैज टू का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो टू का प्रयोग हुआ है, तो जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? टू बी। तो आई के साथ क्या होगा? हैज नहीं होगा, यहाँ पर हैव होगा। तो आई हैव टू बी। उसके बाद टीच का भीतरी क्या होगा? टाउट, TAUGHT, टाउट। उसके बाद बाय, लास्ट में माई टीचर। तो देख सकते हैं किसमें दिया है आई हैव टू टाउट। यहाँ पे बी नहीं लगा, ये नहीं होगा। आई के साथ यहाँ पे हैज लगा, ये भी गलत है। तो बचा केवल सी ऑप्शन, आई हैव टू बी टाउट बाय माई टीचर। आगे देखिए, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? बताइए, श्रृंगार रस का
अस्थाई भाव क्या है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, रति। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, रति। आगे देखिए, पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है। चलिए बताइए, पीताम्बर किस समास का उदाहरण है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण है पीताम्बर। इसका समास विग्रह क्या होगा, पीत है जो अंबर, ठीक है, यानी कि पीला जिसका अंबर है, पीत है जो अंबर, ये आपका कर्मधारय समास है। नीलकमल भी क्या है, ये भी कर्मधारय समास है। इसका विग्रह क्या होगा, नीला है जो कमल। चंद्रमुखी क्या है, वो भी आपका कर्मधारय समास है। चंद्र के समान मुख वाली चंद्रमुखी, वो भी आपका कर्मधारय समास है। आगे देखिए, अधर शब्द का अर्थ इसमें से कौन नहीं है। चलिए लगाइए इसका आंसर क्या होगा। तो अधर शब्द का अर्थ यहाँ पर दिया है ऊपरी होठ, ये नहीं होता है। अधर शब्द का अर्थ अंतरिक्ष होता है, पाताल होता है, नीचा होता है। इसके साथ में अंबर भी होता है, व्योम, शून्य, ये सभी क्या है, अधर का पर्यायवाची है। जबकि ऊपरी होठ ये अधर का अर्थ नहीं है। आगे देखिए, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है। चलिए बताइए, आप सभी जानते हैं कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन बारी बारी से आयोजित होता है। यहाँ पर इसका देखिए उज्जैन दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका सही है। कुंभ मेला जो है विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, उज्जैन। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है, क्षिप्रा नदी के तट पर। निम्न युग्मों में सुमेलित कौन नहीं है। बताइए इसमें से सुमेलित कौन नहीं है। तो चलचित्र का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर निर्देशक का नाम दिया है, तो यहाँ पर बी वाला सुमेलित नहीं है। हैरी पॉटर की बात करें तो हैरी पॉटर यहाँ पे दिया है रॉबर्ट डाउनी, ये गलत है। हैरी पॉटर के निर्देशक कौन है, तो इसके निर्देशक है डेविस येट्स। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, थोड़ा सा नाम अटपटा है, ठीक है, डेविस येट्स हैरी पॉटर के निर्देशक है। बाकी अवतार का जेम्स कैमरून, जुरासिक पार्क का स्टीवन स्पिलबर्ग, द हर्ट लॉकर का कैथरीन बिगेलो, ये सभी सही है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो कई बार आपको करा चुके हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च के दिन मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछे तो 24 दिसंबर को। कब, 24 दिसंबर को। 15 मई को क्या मनाते हैं, विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले येलो बुक की बात करें तो फ्रांस सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वाइट पेपर या श्वेत पत्र की बात करें तो किसी विशेष मुद्दे पर आम लोगों के लिए खुलासा करने वाला भारतीय दस्तावेज है, तो ये भी आपका सही लिखा है। रेड बुक की बात करें तो किसी देश द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सभी क्या है, सुमेलित है। यहाँ पर बोला कौन सुमेलित नहीं है, तो सब सुमेलित है। इसका आंसर क्या होगा, डी। उपरोक्त में से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है, सब के सब सुमेलित है, तो डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कणिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, कणिका। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कणिका, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है, इसका पता किसने लगाया था, तो 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का पता लगाया था 1932 में। पॉजिट्रॉन एक अस्थायी धनावेशित मूलकण है। कैसा, अस्थायी, अस्थाई नहीं है, अस्थाई धनावेशित मूल कण है, इसे भी ध्यान रखें। लौह की धात्विकी में प्रयुक्त मुख्य अपचायक क्या है। इसका आंसर है कोक। क्या है, कोक।
आगे देखिए, अच्छा लोहा का अयस्क पूछे क्या क्या है, तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ये पूछा जाता है। आगे देखिए, ब्रांस्टेड लॉरेस सिद्धांत के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो, चलिए बताइए, ब्रांस्टेड लॉरेस सिद्धांत के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो, इसका सही जवाब है प्रोटॉन स्वीकार करता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। जो अतिथि का सत्कार न करे उसे क्या कहेंगे? तो साथियों, जो अतिथि का सत्कार न करे उसे क्या कहेंगे? आतिथेय। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और अतिथि क्या है? जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसको कहते हैं अतिथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। बताइए, किस उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो इसका सही जवाब है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, इसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक, इसका निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष गांधीवादी युग, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पी ज्योतिमणि और जी बालन दोनों है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन देखिए। किसी समांतर श्रेणी का 4, 7, 10, 13 डैश के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 25 पदों का योगफल, यानी n का मान दिया हुआ है 25, a का मान दिया है 4, d का मान कितना दिया है, तो d निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके, तो 7 में 4 जाएगा 3, d का मान है 3। अब कुछ नहीं है, sn का मान निकाल दीजिए, तो n/2 फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25/2 हो जाएगा, 2 गुना a के जगह पे 4 प्लस, फिर यहाँ n के जगह पे 25 रखेंगे -1, तो 25 में जाएगा 24। ठीक है, और गुना कितना करेंगे d का मान 3 है, ब्रैकेट बंद। तो 25/2 इंटू 4 दूनी 8 और प्लस 24 दिया 72, तो 72 8 कितना होता है 80। तो 25/2 गुना कितना हो जाएगा 80, 2 से 80 को काटेंगे 40, तो 25 चौके कितना होता है 100, और 40 है तो 1 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पर 1000 देख सकते हैं, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है फिर से। के किस मान के लिए x पर पावर यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, kx³ -2x + 1 का एक गुणनखंड x + 1 है। देखिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ये जैसे समीकरण है और इसका एक गुणनखंड ये दिया हुआ है, इसका मतलब अगर हम x का मान निकालकर इसमें रखेंगे तो उसका मान होना चाहिए 0, तभी वो गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर x + 1 बराबर कितना है, 0 मान लेते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा -1। अब -1 के मान को इसमें हमको रखना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए f ऑफ x दिया हुआ है इतना, कितना दिया है, x पर पावर 8 प्लस kx³ -2x + 1। तो f ऑफ x के जगह पे -1 रखेंगे, तो यहाँ पर x के जगह पे -1 पर पावर 8 हो जाएगा, प्लस k गुना x के जगह पे कितना रखना है, -1 पावर 3 -2 गुना फिर से -1 + 1, ये बराबर कर देंगे 0। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -1 पर पावर 8, तो 1 पर पावर 8 तो 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस पर पावर 8 है, तो माइनस पर पावर अगर सम संख्या हो तो प्लस हो जाता है और विषम संख्या हो तो माइनस हो जाता है। तो माइनस पर पावर सम संख्या 8 है तो +1 होगा, फिर प्लस यहाँ पर देखिए -1 पर पावर विषम संख्या है तो क्या होगा -1, तो k गुना -1 क्या हो जाएगा -k, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 और +1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 और 2 4, यानी 4 माइनस के बराबर कितना हो जाएगा 0, तो माइनस के बराबर कितना हो जाएगा -4, माइनस माइनस कैंसिल, के का मान 4, देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि जो भी गुणनखंड दिया रहे उसको 0 कीजिए और मान निकालकर इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है?
तो ये है भील। ठीक है, क्या है? भील। भील के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय पूछे तो वो है गोंड। ठीक है, दूसरी क्या है? गोंड। अगर पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल आबादी का कितना प्रतिशत जनजाति है, तो 8.60% जनजाति है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है नरेंद्र देव। इस पार्टी का गठन जो है औपचारिक रूप से 1934 में हुआ था। ठीक है, औपचारिक रूप से 1934 में हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1931 में एक डेट है, 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। अगर पूछे आपसे कि बताइए बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन किसने स्थापित किया, तो गंगा शरण सिन्हा और राम वृक्ष बेनीपुरी। अच्छा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो इसका प्रथम महासचिव कौन था? जयप्रकाश नारायण। कौन था? जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादियों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को हराया था? तो किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को हराया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, ये तो सभी जानते हैं। और एक व्यक्ति है मूलराज द्वितीय। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज द्वितीय ने भी हराया था और मूलराज द्वितीय दोनों ने हराया था। आपको याद होगा 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने भी मोहम्मद गोरी को इसी में पराजित किया था। किसमें? तराइन के प्रथम युद्ध में। अच्छा, 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण पूछे तो 1175 में हुआ था मुल्तान पर। फिर से रिपीट कर देते हैं, मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1175 में। कहाँ पर? मुल्तान पर। आगे देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। एक भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। बक्सर के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। और दूसरी ओर कौन था? तो दूसरी ओर बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। बक्सर के युद्ध के बाद एक इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। तो अगर आपसे पूछे इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि। आगे देखिए, प्लासी के युद्ध में 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना? तो इसका सही जवाब है मीरन। मीरन कौन था? तो मीरन जो है मीर जाफर का पुत्र था। तो 1757 के बाद 1758 में पटना में दरबार लगता है और इस दरबार में मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का उपनवाब बनाया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछे जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो मीर जाफर। बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफर। वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग होता है? तो ये तो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर है उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आपको और बता देते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से। बार बार बताते हैं, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? तो उत्तल को अपसारी और अवतल दर्पण को अभिसारी। ये याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। संजना सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पर प्लीज का सेंस है, इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसका जो बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा संजना रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। क्या बनेगा? टू हेल्प हर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गिल्लू इज रिटन बाय, तो गिल्लू इज रिटन बाय महादेवी वर्मा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। क्या आंसर होगा? गिल्लू जो है किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा के द्वारा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन लुक डैश द चाइल्ड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन यहाँ पर बोला गया है, लुक के बाद कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा? इसका सही जवाब है आफ्टर। ठीक है, रिक्त के स्थान पर प्रीपोजिशन आफ्टर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि लुक आफ्टर जो है ये आपका क्या है? तो लुक आफ्टर एक आपका ये फ्रेज है, क्या है? फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर, तो लुक के बाद आफ्टर का इस्तेमाल होगा। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? बताइए कौन सा पादप हार्मोन है जिसकी सांद्रता पौधे के शीर्ष पर तो सबसे अधिक होती है लेकिन जड़ों के नज़दीक आते आते घटती जाती है? तो ये है ऑक्सिन हार्मोन। सी ऑप्शन आपका सही है। ऑक्सिन की खोज किया था बेंट ने। किसने किया था? बेंट ने किया था। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? यानी कौन सा इसमें है जो सभी स्थितियों के लिए, कोई भी स्थिति हो उसमें हमेशा आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा? तो ये है उत्तल। उत्तल दर्पण तो होगा, इसके साथ में अवतल लेंस भी होगा। तो उत्तल दर्पण तो दिया है लेकिन साथ में अवतल लेंस भी है, तो दोनों आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये किसी भी स्थिति के लिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। उत्तल लेंस की बात करें तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। पूछा जाता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? डायोप्टर। निम्नलिखित पदों में से किस पद का प्रयोग एक साथ रहते हुए एक जाति के कुछ विशिष्टियों के लिए होता है? तो ये है जीव मंडल। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। बायोम के समूह को ही जैव मंडल या फिर जीव मंडल कहते हैं। देखिए ऑप्शन बी में पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो टॉन्सले ने किया था। एजी टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था सबसे पहले 1935 में। लेकिन अगर आपसे पूछे केवल पारिस्थितिकी शब्द जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। दोनों क्वेश्चन अलग है। पारिस्थितिकी तंत्र पूछे तो टॉन्सले, लेकिन सिर्फ पारिस्थितिकी शब्द पूछे तो ये किया था अर्नेस्ट हैकल ने। 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें गांधी जी को अनुसुईयाबेन साराभाई का सहयोग प्राप्त हुआ था। अनुसुईयाबेन साराभाई। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का शुरुआती नेतृत्व जो है अनुसुईयाबेन के द्वारा ही किया गया। अनुसुईयाबेन आंदोलन के समाप्त होने तक गांधी जी का सहयोगी रही। सी ऑप्शन आपका सही है। अब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। तो देखिए इसमें हुआ क्या था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को समाप्त करने हेतु मिल मालिकों ने क्या किया था? 20% वेतन वृद्धि की पेशकश की गई थी, लेकिन मजदूर वर्ग क्या मांग कर रहे थे? 50% वेतन वृद्धि के लिए। ठीक है, मिल मालिकों ने शर्त रखा था 20% बढ़ाने का, लेकिन जो मजदूर है वो 50% वेतन की वृद्धि की मांग कर रहे थे। तो गांधी जी इस आंदोलन में पहली बार आमरण अनशन का सहारा लिया था और ये मजदूर आंदोलन 21 दिनों तक चला था। कितना दिनों तक? 21 दिनों तक चला था और अंततः गांधी जी के सुझाव पर वेतन जो है 35% वृद्धि की मांग को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो मिल मालिक ने 20% कहा था, मजदूर 50% बोल रहे थे, तो गांधी जी बीच में आते हैं और 35% वेतन की बढ़ोतरी करते हैं। कितना? 35%। और ये आंदोलन जो हुआ था मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर। किसको लेकर? प्लेग बोनस। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। किसने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है?
तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम, चारों ध्यान रखिएगा। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच में है, सतलज एवं काली। सी ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहले पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, क्या हो जाएगा? सिंधु सतलज हो जाएगा पंजाब हिमालय। फिर कुमाऊं हिमालय क्या हो जाएगा? सतलज और काली। फिर कुमाऊं के बाद आता है नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय आपका हो जाएगा काली और तिस्ता, क्या हो जाएगा? काली और तिस्ता। फिर आता है लास्ट में असम हिमालय, ये हो जाएगा तिस्ता और दिहांग। ठीक है, ये हो जाएगा नेपाल के लिए, ये असम के लिए, और ये आपका कुमाऊं और ये आपका पंजाब, चारों ध्यान रखिएगा। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? इसका आंसर है गुजरात के दादा अब्दुल्ला। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। गुजरात के दादा अब्दुल्ला का मुकदमा के लिए 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने एक संगठन यानी एक स्थापना किया था, क्या पूछा जाता है? तो याद रखिएगा नटाल इंडियन कांग्रेस। तो अगर आपसे पूछे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1894 में। कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया था? तो 1906 में। और भारत में पहली बार कब चलाया था? 1917 में। चलिए आगे देखते हैं। घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है किस विटामिन से? तो इसके लिए है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो साथियों, पित्त का प्रमुख कार्य है पाचन के लिए वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण करना, यानी कि तोड़ना। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, सिक्रेटिन हार्मोन मुख्यतः किसका प्रेरक होता है? तो ये जो है अग्नाशय का, ठीक है, अग्नाशय रस का प्रेरक होता है। ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो छोटी आंत के गृहिणी की एस कोशिका, ठीक है, एस कोशिकाओं द्वारा ये स्रावित होता है सिक्रेटिन हार्मोन। स्मेक ड्रग किससे प्राप्त होता है? इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, पेपेवर सोमनीफेरम के लैक्टस से। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है माल्थस। किसने किया था? माल्थस ने किया था। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ये कहलाता है डेमोग्राफी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो कई बार बता चुके हैं अनुच्छेद 312, और वर्तमान समय में अखिल भारतीय सेवा में क्या क्या है? आईएएस है, फिर आपका आईपीएस है, और एक है आईएफएस। ये कई बार हम आपको बता चुके हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो ये था असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी का एक नारा था, 1 वर्ष में स्वराज, 1 वर्ष में स्वराज। तो अगर आपसे पूछे 1 वर्ष में स्वराज, ये किसका नारा था? महात्मा गांधी जी का। किस दौरान दिया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। और एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इस असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विदेशी वस्त्र का बहिष्कार काफ़ी सफल रहा था। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? देखिए, नील दर्पण उपन्यास की बात करें तो 1859-60 बंगाल का जो नील विद्रोह है इसी पर लिखी गई है।
ठीक है। और नील दर्पण मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। लेकिन इसका अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त ने। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। 1861 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना करवाई थी, 1861 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग के काल में स्थापित पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कनिंघम। कौन था? कनिंघम। इसे ध्यान रखिएगा। और भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है कनिंघम को। पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। आगे देखिए, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? आंसर है जगदीशपुर। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, जगदीशपुर। अच्छा, 1857 के क्रांति के दौरान अगर पूछे पटना में किसने विद्रोह किया था? तो पीर अली ने। इस विद्रोह में, पटना में विद्रोह किसने किया था 1857 में? तो पीर अली ने। किसने किया था? पीर अली ने। गया में किसने किया था? तो गया में इस क्रांति का विद्रोह किया था हैदर अली खां। किसके द्वारा? हैदर अली खां के द्वारा। आगे देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जेबी कृपलानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं करना है। अगर पूछे ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष, तब आंसर करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे तो जेबी कृपलानी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को। हमारा जो झंडा है, सबसे ऊपर केसरिया रंग है, जो कि राष्ट्र की ताकत, त्याग, समर्पण और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी शांति और सत्य का संकेत है। सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी हरियाली, समृद्धि, आस्था एवं विश्वास को इंगित करती है। तो यहाँ पर आंसर होगा जेबी कृपलानी। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 49 क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 49 क्वेश्चन है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।